हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है हमारा वर्ड पॉइंट पे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि एसएससी जीडी परीक्षा के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 11 है तो माइनस एक की पावर x प्लस एक की पावर वाई का मान किसके बराबर होगा। जहाँ x और y क्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए, यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग एक विषम संख्या है, यदि किसी भी दो संख्याओं का योग एक विषम संख्या है तो उनमें से एक संख्या विषम जरूर होगी और एक संख्या क्या होगी, हमेशा सम संख्या होगी। ठीक है, एक विषम होगी और एक सम होगी। यदि हमने मान लिया कि x हमारी क्या है, विषम है, x हमारी विषम है और y क्या हमारी सम है। ठीक है, तो माइनस एक की पावर क्या होगी, विषम। तो माइनस एक की पावर विषम होगी तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस के एक आएगा। और y की पावर कितनी होगी, सम। तो एक की पावर सम होगी तो हमारा आंसर कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो माइनस के एक प्लस के एक कितना जाएगा, 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि हम x को मान लें सम और y को मान लें विषम। ठीक है, यदि x सम है तो माइनस एक की पावर सम होगी तो प्लस के 1 बचेगा और प्लस एक की पावर विषम होगी तब भी आपका एक बचेगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए आपका 2। एक और एक 2। तो ये दो आंसर आपके संभव है, या तो 0 होगा या फिर 2 होगा। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में आपका 2 कहीं भी नहीं दे रखा, तो ये आंसर हमारा नहीं है। 0 दे रखा तो 0 ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि किन्हीं भी दो संख्याओं योग आपका विषम संख्या बैठा है तो उनमें एक सम संख्या और एक विषम संख्या होंगी ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि g बराबर इतना दे रखा है तो g के एक चौथाई का मान कितना होगा। तो पहले हम g का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका 1/4 कर देंगे। जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये जो समीकरण दे रखे हैं इसको हम बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम आपको पता ही है, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कि सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ आएगा, फिर आपका माइनस आएगा अगर होगा तो। सबसे पहले भाग करिए, तो 96 में 12 का भाग करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। प्लस का प्लस छोड़ दीजिए, फिर ये कितना है, 12 और 8। ठीक है, क्योंकि ये चूंकि ब्रैकेट के अंदर है पहले ब्रैकेट आता है, तो 12 और 8 कितना जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा आपका 14 गुणा 20 और डिवाइड कर दीजिए 2 का। ठीक है, देखिए बोर्ड मास नियम एक बार दोबारा देख लीजिए। बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी आपके 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। छोटा सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक, फिर आपका छोटा होता है, फिर मंझला और सबसे बड़ा होता है। फिर तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट आपका ये रहा। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों किस हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो इस नियम के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का ऐड और एस का सब्ट्रैक्ट, यानी कि भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। अब नंबर किसका आएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं, ब्रैकेट के अंदर भाग है तो पहले भाग कर लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जोड़ है तो जोड़ कर लें, क्योंकि और तो कोई दे नहीं रखा। 12 8 कितना जाएगा, 20। 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको आगे देखिए तो कितना जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है, भाग है, तो भाग करेंगे पहले। 20 में 10 का भाग करेंगे, 20 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 10। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 14 गुणा 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, अब भाग के बाद नंबर किसका था, गुणा का। तो 14 नहीं 140, फिर नंबर आएगा प्लस का। 140 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 148। यानी जी की वैल्यू मिल गई आपको 148। पूछा क्या है इसका, 1/4, एक चौथाई पूछा है। तो जी की वैल्यू 148 है तो इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा, तो 148 का एक चौथाई यानी 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग करिए, 4 तिया 12, 2 बच्चे, 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 37। जी का 1/4 कितना आ जाएगा, 37 आपका 1/4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48, 36 विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता हो। तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है कि आप इसको एलसीएम लीजिए 20, 48 और 36 का, और उसमें क्या करिए, उसमें इन दोनों के एलसीएम को घटा दिए। देखिए 20 से भाग देने पर 13 बच रहा है, इसका मतलब 20 और आपका कितना है, ये 13, 13 का डिफरेंस कितना जाएगा, 7। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप क्या करिए, उसके एलसीएम से घटा दीजिए, तब आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका क्या है वो भी देखिए। यदि आप 20 से भाग करने पर शेषफल 13 आ रहा है, इसका मतलब उस संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी शेषफल 3 बच सकता है। क्योंकि 0 से भाग देने पर यानी 20 से भाग देने पर शेषफल 13 आ रहा है, इसका मतलब उस संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, जो इस संख्या का इकाई अंक होगा वही, यानी 3 होना चाहिए। तो 3 आपका एक ही ऑप्शन में है, जो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है,
दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया बेसिक से कैसे करना है। इसका एलसीएम ले लीजिए और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 और 13 का डिफरेंस 7 है, 48 और 41 का डिफरेंस भी 7 है और 36 और 29 का डिफरेंस भी 7 है। जो डिफरेंस 7 है उसको आप क्या करिए, उसके एलसीएम से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 20, 48 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 720। 720 में 7 घटा दें कितना जाएगा, 713। ठीक है, लेकिन आपको एलसीएम निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इस ट्रिक से आप करोगे तो आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। देखिए कैसे करते हैं इसे। देखिए लड़के और लड़कियां किस अनुपात में है, तो लड़कियां अनुपात है 3:2, तो इसको मान लेते हैं 300 और 200। अनुपात आपका तीनों 2 ही रहेगा। ये आपके बॉयज हैं और ये आपके गर्ल्स हैं। ठीक है, अब 300 का 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 20% को मिलती है, इसका मतलब 80% को नहीं मिलती होगी। तो कितने लड़कों को नहीं मिलती है, 300 का 80%। 300 का 80% कितना हो जाएगा, 300 का 80% हो जाएगा आपका 240। ठीक है, इन 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसे ही 25% लड़कियों को मिलती है, इसका मतलब 200 का 75% को नहीं मिलती होगी, क्योंकि तो ओवरऑल कितना 100% होता है। 100 में से 25 को मिल रही है, 75 को नहीं मिलेगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 दूनी 150। इन 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और 240 लड़कों को नहीं मिल रही है। कुल मिला कितने बच्चों को नहीं मिल रही है, तो 240 प्लस 150 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 390। ठीक है, इन 390 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कितने परसेंट हो गए ये, टोटल बच्चे कितने थे, 300 200 500 बच्चे थे। 500 में से 390 को नहीं मिल रही है, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही है, तो 390 बटे में 500 गुणा 100। ठीक है, सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से भाग देने का मतलब होता है ऊपर वाले को डबल कर दीजिए और एक अंक को के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। तो 69 दूनी कितना होता है, सॉरी 39 दूनी कितना होता है, 78। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 70-80 बचेगा। ठीक है, यानी 78% लोगों को क्या है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 पैसे के सिक्के कम से इस अनुपात में हैं और उसके पास कुल रकम कितनी है, 116 है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, देखिए सिक्कों का अनुपात कितना है, तो 2:3 और 5, और सिक्के कितने कितने के हैं, 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि सिक्के वाले सवाल में जो आपको यहाँ वैल्यू दे रखी होती है, आपको उसी हिसाब से उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे रुपये में दे रखा है तो सबको रुपये में चेंज कर लीजिए, ये सिक्कों में दे रखी है संख्या तो सिक्कों में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रुपये में दे रखी है उसको हम रुपये में चेंज करेंगे। तो देखिए 50 पैसे का सिक्का है और आपका 1 रुपया का सिक्का है और आपका 5 रुपये का सिक्का है। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 2 सिक्के हैं और 1 रुपया के 3 हैं और 5 रुपये के 5। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे एक सिक्के का मूल्य कितना होता है, तो 1/2 रुपये होता है। 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है, तो 1 रुपये होता है। तो 5 रुपये के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है, तो 5 रुपये होता है। अब आगे देखिए, यदि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और एक सिक्के का मूल्य कितना है, 1/2 रुपये है, तो कुल मिलाकर मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1/2। ऐसे 3 रुपये के यदि कितने सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं और हर एक का मूल्य कितना है, 1 रुपये, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1। ऐसे इसका हो जाएगा 5 गुणा 5। तो कुल मिला के मूल्य कितना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, 1 एकम 1 प्लस 3 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा आपका 29। यानी कुल मिला के जो मूल्य हो गया आपके पास, यानी धन जो हो गया वो 29 रुपये हो गया, 29 यूनिट हो गया। लेकिन एक्चुअल में कितना रुपये धन है आपके पास, 116, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 116 बट्टे में 29, यानी कि 4 रुपये। एक की वैल्यू 4 है तो पूछा किसका है, 50 पैसे। 50 पैसे कितने सिक्के थे, 2 सिक्के थे, 2 सिक्के थे 50 पैसे के, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 8 रुपये। 4 गुणा 2 यानी कि 8 रुपये। ठीक है, 50 पैसे सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 पैसे सिक्के हो जाएंगे आपके 8 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा था। वो व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है, तो गाड़ी की गति क्या हुई। देखिए ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति आपका इस तरह से इस दिशा में दौड़ रहा है और एक गाड़ी आपकी पीछे से आ रही है, वो भी इसी दिशा में जा रही है। तो ये क्या होता है, जब गाड़ी इसको आगे पार करेगी
ये भी आदमी भी आगे चल रहा होता है, तो इस गाड़ी को ये 4 मिनट तक दे सकता है। कितने मिनट तक दे सकता है? मान लीजिए गाड़ी आपकी यहाँ पहुँच गई, तो इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट तक देख पा रहा है। और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 100 मीटर, यानी 100 मीटर तक देख पा रहा हो, और 100 मीटर तक कब तक देख पा रहा है? तो 4 मिनट तक देख पा रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 4 मिनट में तय करिए। किसने तय करी है 4 मिनट में? तो इन दोनों की सापेक्षिक चाल के हिसाब से इस गाड़ी ने तय करी है। सापेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं? चूंकि एक ही दिशा में है तो दोनों की सापेक्षिक चाल क्या होगी? घट जाएगी। गाड़ी की चाल हमने मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और व्यक्ति की चाल तो दे ही रखी है, कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? तो x माइनस के 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी इस चाल से इसने 4 मिनट तक ये वाली दूरी तय करी। तो कितनी दूरी है? 100 मीटर की दूरी है, 4 मिनट दे रखा है समय। गति कैसे निकालते हैं? तो 4 बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। समय कितना दे रखा है? 4 मिनट। क्योंकि ये मीटर में है, ये मिनट में है, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे, 4 6 24, यानी 240 सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखिए, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? x माइनस के 3, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 100, समय कितना लग रहा है? 240 सेकेंड। अभी मीटर पर सेकंड में, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे 18/5 से गुणा करके। ठीक है, आगे देखिए, 0 से 0 खत्म, 6 से 4, 6 से 3, 5 से 2, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा ये 2 बार, कितना जाएगा? 3/2, 3/2, यानी कि x माइनस के 3 बराबर 3/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 3 दूनी 6 होती है, 9/2। 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी? 4 निकल के आ जाएगी। किसकी? गाड़ी की, जो हमने x किलोमीटर मानी थी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक पेन को 144 रुपये बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ कितना होता? क्रय मूल्य पर कितने की हानि हो रही है? 1/7 की। 1/7 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यानी यदि आपका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 7 रुपये है, तो उस पर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपये। ठीक है, यानी 7 रुपये यदि आपका क्रय मूल्य था तो उस पर 1 की हानि हो रही है, यानी 1 कम में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 6 में बेचा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना कम में बेचा जा रहा है? तो 144 में। तो 7 की वैल्यू, 6 की वैल्यू कितनी है? 144 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 144/6, यानी कि आपका 24। ठीक है, 1 की वैल्यू 24 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 24, यानी 24 7 168, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया हमको 168 रुपये। अब वो कह रहा है यदि पेन 189 में बेचा जाता तो कितने % का लाभ होता? तो 168 वाली चीज़ 189 में बेची जाएगी तो कितने रुपये का लाभ होगा? तो 21 रुपये का लाभ होगा। कितने पे? तो क्रय मूल्य यानी 168 पे, कितना % हो जाएगा? तो गुणा कर देंगे 100 का, 21 अट्ठे 168, और 100/8 कितना होता है? 100/8 होता है 12.5%। ठीक है, 100/8 कितना होता है? 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेच दिया, तो 96 का डायरेक्ट आप 125% निकाल दीजिए, 125%। ठीक है, 25 से 5, 25 से 4, 4 से कटेगा 24 बार, और 24 पंजे कितना होता है? 120। इसका मतलब उसने वो सामान कितने में बेचा होगा? तो 120 रुपये में बेचा होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है और उसे 20% और 10% के 2 क्रमांकीय छूटों पर बेचा गया, तो उसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या है? देखिए, 20% और 10%। देखिए, पहले अंकित मूल्य कितना है? तो 2000 रुपये है। पहली छूट कितने की दी गई है? तो 20% की छूट दी गई है, तो इसका हम डायरेक्ट 80% निकाल देंगे। फिर 10% की छूट दी गई है, तो इसका हम 90% निकाल देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 8 72, 72 दूनी 144, यानी कि 1440 रुपये क्या है उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके, देखिए ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 81 परिणामों का औसत कितना है? 54 है, और पहले 59 का
52 है, अंतिम 21 का आपका कितना है 60 है। तो 60 में के परिणामी गणना कीजिए। देखिए 81 का कितना है, तो 81 का आपका है 54। पहले 59 का कितना है, तो पहले 59 का आपका 52, ठीक है। और अंतिम 21 का कितना है, अंतिम 21 का है आपका 60। तो जरा ये बताइए, यदि ये पूरे 81 का कितना है 54 है, 59 का कितना है 52, तो औसत में कितनी कमी हुई है 59 पे, तो यहाँ पे माइनस के 2 की कमी हुई है, कितनी पे हुई है 59 पे, तो कुल मिला के कितनी कमी हो जाएगी, तो माइनस के 2 गुणा 59 कितना हो जाएगा, 59 दूनी 118, यानी कि 118 की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर। अब आगे देखिए, ओवरऑल जो एवरेज है वो 54 है, 21 का कितना है 60, कितनी की वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हुई है प्लस 6 की, 6 की वृद्धि 21 पे हुई है, तो कुल मिला कितनी वृद्धि होगी, 6 गुणा 21, यानी कि 21 के 126, ठीक है। यहाँ 118 की कमी हो रही है और यहाँ पे आपकी 126 की वृद्धि हो रही है। कुल मिला के अंतर कितना पड़ गया, तो अंतर पड़ गया आपको 126 में से 118 घटाएंगे तो अंतर पड़ेगा 8 का, है ना। अभी भी हमारा क्या है 8 ज़्यादा है, तो हमें औसत कितना रखना है 54 रखना है, हमें औसत रखना है 54। तो हमारे पास 8 क्या है ज़्यादा है, तो इसको हम घटा देंगे तो हमारा औसत क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। तो जो 60वीं संख्या होगी, 60वीं संख्या कितनी होनी चाहिए, देखिए औसत हमें 54 रखना है, तो 60वीं संख्या हमारी 54 ही होनी चाहिए, क्योंकि औसत क्या हो रहा है बराबर बराबर। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी 8 ज़्यादा है, तो औसत हमें 54 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 54 में से 8 घटा देना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपका ये 46, ठीक है। इसका मतलब 60वीं संख्या होगी वो आपकी 46 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे यदि आप कैलकुलेशन थोड़ा तेज कर लेंगे तो आपको ये आंसर जल्दी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 की कमी 59 पे हो रही है, कुल मिला के 118 की कमी हो गई, और 6 की वृद्धि 21 पे हो रही है, 126 की वृद्धि हो रही है। कुल मिला के जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का डिफरेंस है। तो 8 ज़्यादा है, तो 54 में 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 46, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि युकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर लेंगे। देखिए एक मेदिनी है और एक आपकी क्या है युकी है, ठीक है। मेदिनी 16 दिनों में पेंट कर रही है, तो युकी कितने दिन में कर रही है, 3 गुना अधिक, यानी कि 48 दिन में पेंट करेगी, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 48 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। इसका मतलब एक 3 दिन काम कर, सॉरी एक दिन में 3 काम करेगी और एक दिन में एक काम करेगी, ठीक है। इन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। लेकिन काम कितना करना है, तो काम करना आधी दीवार, यानी आधा काम करना है। टोटल काम 48 है, तो आधा काम कितना हो जाएगा, 48 का आधा यानी कि 24 का। अभी 24 काम खत्म करना है, एक दिन में दोनों लोग कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, तो समय कितना लगेगा 24 काम को करने में, 4 के हिसाब से समय लगेगा 24/4, यानी कि 6 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, आधा वाला, तो 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, तो अमित शुरुआत करता है, तो शुरुआत कौन करता है, देखिए, तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 35/36 भाग। देखते हैं इसको। देखिए 2 व्यक्ति हैं, अरुण और अमित, अरुण और अमित, ठीक है। अरुण कितने दिन में कर रहा है, तो अरुण कर रहा है आपका 9 दिन में, और ये कर रहा है आपका 12 दिन में। टोटल काम मान लिया हमने 9 और 12 का एलसीएम, यानी कि 36। टोटल काम 36 है, जिसमें से अरुण कर रहा है एक दिन में 3 काम, और ये आपका अमित कर रहा है एक दिन में, सॉरी अरुण कर रहा है एक दिन में 4 काम करेगा, क्योंकि 36/9 यानी 4, एक दिन में करेगा 3 काम, यानी दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7 काम कर देंगे, ठीक है। चूंकि दोनों एक ही दिन के अंतर पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले पहले शुरुआत किससे हो रही है, अमित से, यानी पहले अमित काम करेगा एक दिन में 3 काम, फिर कौन करेगा, फिर अरुण आएगा तो एक दिन में कर देगा 4 काम, यानी दोनों लोग मिलके एक दिन यहाँ पे काम किया, एक दिन यहाँ काम किया, यानी कुल मिला के इन दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर दिया, तो 7 काम कर दिया, ठीक है। 2 दिन में 7 काम कर दिया, 2 दिन में कितना काम किया, 7 काम किया। लेकिन काम करना कितना है, तो 35/36 भाग, यानी 36 में से 35 काम करना है, ठीक है। कितना काम करना है, तो 35 काम करना है, तो 35 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, देखिए 2 दिन में कर रहे हैं 7 काम, तो कितने दिन में, 7 का कितना गुना है आपका 5 गुना है, तो 2 का भी कितना गुना होगा, 5 गुना ही होगा, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी दोनों लोग मिलकर 10 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 35 काम कर देंगे। इस 35/36 का मतलब क्या है, 36 पूरा काम 36 है, तो 35 काम कितने दिन में होगा, तो हमने पूरा काम 36 ही माना है,
36 की वैल्यू 36 तो 35 की वैल्यू 35, इसका मतलब 35 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 35 काम कितने दिन में होगा? 7 का 5 गुना, 2 का 5 गुना 10, यहाँ दोनों लोग मिलकर 10 दिन में आपका पूरा 35 काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो आपको पता है ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है? 3680, दर 4 है और समय आपका 2.5 साल है, बट्टे में 100। ठीक है, देखिए एक पॉइंट हटेगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1 जीरो और आ जाएगा, यानी बट्टे में 10 और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से कटेगा आपका 4 बार, 4 से ये वाला 4 खत्म, जीरो से ये वाला जीरो भी खत्म, कितना बचा? 368 आपका बच गया। ठीक है, 368 आपका क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है तो 2.5 साल में ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 4 यानी 10%, तो ब्याज भी आपको कितना मिलेगा? 10% ही मिलेगा। तो 3680 और 10% कितना हो जाएगा? 10% मतलब 1/10, जीरो से जीरो खत्म, 368 ही आपका बचेगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 83.20 हो रही है। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल में? तो 83.20 में से हम 64 को घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा 19.20, यानी 19.20 का ब्याज मिल रहा है कितने रुपये पे? 64 रुपये पे। कितने सालों में? तो 2 सालों में। तो 19.20 बराबर 64 गुणा 2 गुणा R बट्टे में 100। ये तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुणा इधर होगा तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 64 दिया 192 होते हैं तो 30 बार कटेगा, 2 से कटेगा आपका 15 बार, यानी आर बराबर कितना मिल गया आपको? 15%। आर की वैल्यू आपको 15% मिल गई। अब आपसे पूछा है कि 86 रुपये 4 वर्षों में कितने हो जाएंगे? तो देखिए 86 रुपये पर 4 साल में 15% की दर से ब्याज कितना मिल जाएगा? पहले तो ये देखिए, तो देखिए 5 से कटेगा आपका 4 से कटेगा आपका 25 बार, 5 से कटेगा आपका 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो 86 तिया कितने होते हैं? तो 86 तिया होते हैं आपके 6 तिया 18 और 8 तिया 24 और 1 25 बटे में 5। 258/5 का मतलब कितना होता है? 258/5 का मतलब होता है आपका 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी 51.6, यानी इतने रुपये ब्याज मिल जाएगी। कितने रुपये पे? 86 रुपये पे। तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 51.6 और जोड़ दीजिए तो 6 का 6, 7 का 6, 137.6, यानी आपका जो मिश्रण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 137.6। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण कितना है? 16 है, प्रत्येक क्या है? 16 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समचतुर्भुज का। देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई समचतुर्भुज है, इस टाइप से बना होता है समचतुर्भुज। इसकी प्रत्येक भुजा, एक भुजा का मतलब समचतुर्भुज सारी भुजाएं समान होती हैं, तो ये भी 16 की होगी और ये सब बाकी भी 16 की होंगी। और इसका एक विकर्ण कितने का? 16 का है। यदि ये मान लिया हमने ये विकर्ण कितने का है? 16 का, और ये वाला विकर्ण हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर काटते हैं। तो ये वाली भुजा हमारी पूरी 16 की है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 का हो जाएगा, क्योंकि ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, अब समचतुर्भुज की क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, d1 इंटू d2। d1 क्या है? ये वाला विकर्ण, और d2 क्या है? ये वाला विकर्ण। अब हमें विकर्ण चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये विकर्ण तो हमें पता है, दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो यदि हमें ये वाली भुजा पता चल जाए तो इसका हम डबल कर देंगे, तुम्हारा पूरा विकर्ण निकल के आ जाएगा। अब ये वाली भुजा कैसे निकलेगी? आपको पता है कि आपके समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कोण कितने का हो गया? तो 90 अंश का हो गया। इसका मतलब ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो इसका मतलब ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। आपको आधार निकालना है, तो आधार कैसे निकालते हैं? तो आधार बराबर होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय से, आधार बराबर अंडर में कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का वर्ग, यही होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, यानी 16 + 8 24 इंटू ए माइनस के बी, यानी 16 माइनस के 8 यानी कि 8। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो देखिए
24 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 8 में, 8 तो आपका यही रखा है। देखिए 8 आपका 2 बार हो गया, इसका मतलब एक 8 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, अंदर कितना बचेगा 8√3। इसका मतलब आधा कितना हो गया, आधा हो गया आपका 8√3। ये वाली भुजा 8√3 की हो गई, तो ये पूरी भुजा कितनी की हो जाएगी, तो ये पूरी भुजा आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि 16√3 की हो जाएगी। और ये वाला विकर्ण कितना दे रखा है, तो 16 दे रखा है, तो ये विकर्ण आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, एक 16 हो गया, एक आपका 16√3 हो गया। आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण आपका 16 था, दूसरा हमारा कितना निकल गया है 16√3। ठीक है, 2 से कटेगा आपका 8 और 16 अट्ठे कितना होता है 128, यानी कि 128√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी दे रखी हो। तो उसका आयतन कितना होगा, आपको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी आपको इन तीनों का क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है। देखिए तो जब हमें इन तीनों का गुणा करना है, यानी कि हमें 24 गुणा 18 गुणा 16 करना है, तो आपको इन तीनों गुणा नहीं करने बैठ जाना है, आपको इसमें ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है, सबसे पहले आप अप्लाई करिए इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक अप्लाई करिए। तो इन तीनों गुणा करने पे इकाई अंक हमें कितना मिलेगा, तो 6 अट्ठे 48, यानी कि 8 8 चौक 32, यानी कि 2, यानी कि आपका जो इकाई अंक होगा वो आंसर का वो 2 होगा। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों आपका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब इससे आगे 2 फंस गए आपके, इसमें दूसरी ट्रिक लगाइए। दूसरी ट्रिक क्या होती है, देखिए इसमें कितने गुणा हो रहा है, 18 गुणा हो रहा है। 18 किससे मिलकर बना होता है, 18 मिलकर बना होता है 2 गुणा 9। ठीक है, यानी 9 गुणा 2। इसका मतलब इसमें 9 का गुणा भी हो रहा है। 9 का गुणा होने का मतलब क्या होता है, यदि किसी संख्या हम 9 से गुणा करें तो उसके अंकों का योग भी कितना बैठना चाहिए, 9 बैठना चाहिए। ठीक है, उसके अंकों का योग कितना बैठना चाहिए, 9। ऑप्शन चेक करिए किसके अंकों का योग 9 है। तो देखिए यहाँ कितना है, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10 4 14, ये 9 नहीं बैठ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसका चेक करिए 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 के अंकों का योग कितना होता है, 1 और 8 9 ही होता है, तो ये हमारा आंसर बैठ रहा है। ठीक है, इन चीज़ को आप फटाक से यूज करोगे तो आप इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो मैं आपको समझाने में लगा रहा हूँ, तो आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। गुणा करने से बेटर है आप इस ट्रिकों का यूज करें। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं, इन सभी संख्याओं का माध्यिका बताइए। माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, यदि आपकी संख्याएं विषम दे रखी हों, यानी विषम अंकों में आपकी संख्याएं दे रखी हों, तो जो बिल्कुल बीच में आएगी संख्या, उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर जो बिल्कुल बीच में संख्या आती है वही आपकी क्या होता है, माध्यिका होती है। लेकिन यदि सम दे रखी हो तो बिल्कुल बीच वाली दोनों संख्याओं का आधा आपकी माध्यिका होती है। पहले तो संख्या गिन लीजिए कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या दे रखी है आपको 14। तो बीच वाली जो दोनों संख्या होंगी वो आपका क्या बनेगी, माध्यिका बनाएंगी। 14 संख्या है ये, तो इसका मतलब 7 इधर होंगी और आपकी 7 इधर होंगी, तो इसका मतलब इधर की 7वीं और इधर की पहली यानी 8वीं संख्या मिलकर आपकी क्या बनेगी, दोनों को जोड़कर आधा आपका माध्यिका बनेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। अब हमें 7वीं और 8वीं संख्या था, इसको आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आपको देखिए कौन सी संख्या आएगी, तो सबसे पहले आपकी आएगी इसमें 5 है, तो 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 के बाद देखिए कौन संख्या आ रही है इसमें, तो 5 के बाद आपकी 17 आ रही है, 17 आपका 2 बार है। ठीक है, फिर 17 के बाद में क्या आएगी आपकी, 17 के बाद में आपकी आएगी 32। ठीक है, 32 एक यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, तो 32 और 32। 32 के बाद में क्या है आपका 37 है, 37 से पहले आपका 35 है, 35 और 37। उसके बाद देखिए कितनी संख्या होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी हमें एक संख्या और चाहिए, हमें 8 तक निकालना है। तो 37 के बाद देखिए कोई सा और है, 37 के बाद में आपकी अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 45 ही आएगी। यहाँ भी 45 है और यहाँ पे भी 45 है। ये कितना हो जाएगा आपका 45, यानी ये 7वीं संख्या होगी और आपकी ये 8वीं संख्या होगी। अब इसके बाद में आपकी 6 संख्या और आएंगी। ठीक है, इस तरह से 2 4 6 संख्या आपकी और आएंगी, और 6 संख्या आपकी इससे पहले होगी, 1 2 3 4 5 2 4 6,
6 संख्या आपकी ये हो गई, 6 संख्या इधर, 6 संख्या इधर, बची कौन सी? बीच की 2 संख्याएं बची, इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए। तो 37 प्लस 45 का आधा, 37 प्लस 45 कितना होता है? 82, 82 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 82 बट्टे में 2 यानी कि 41। इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? इसकी मात्रा हो जाएगी आपकी 41। ठीक है, इस तरह से इसकी मात्रा निकालनी होती है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो कंपनी PQR द्वारा कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए? देखिए PQR कहाँ है आपका? ये है, ठीक है। PQR कितने परसेंट को शो कर रहा है? 25% को शो कर रहा है। इसका मतलब 12,40,000 का आपको 25% निकालना है। तो देखिए 12,40,000 का 25%, 25% का मतलब कितना होता है? इक्वटी 4 होता है। इसका मतलब इसमें 4 का भाग कर दीजिए। तो 12,40,000 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो 4 दिए 12, 4 एकम 4, यानी कि 3,00,000 आपका 10,000 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। सभी व्यय किस में दे रखे हैं? लाख में दे रखे हैं। वर्ष 1 में, वर्ष 2, वर्ष 3 ये इतने वेतन है, बोनस है, कर है और इन पर ब्याज है। देखिए वर्ष 1 का कुल व्यय, वर्ष 1 का कुल व्यय कितना हो जाएगा? तो 200 प्लस 10 210, 210 और 70 280 और 20 200 यानी कि 300। ठीक है, वर्ष 1 का कुल व्यय, वर्ष 3 के कुल व्यय, वर्ष 3 में कुल व्यय कितना है? तो 450, 460, 480, 500, 600, कितना हो जाएगा? 600। यानी कि वर्ष 3 का कुल व्यय कितना हो जाएगा? 600। तो वर्ष 1 का कुल व्यय 3 के कुल व्यय का कितना परसेंट है? यानी 300 600 का कितना परसेंट है? 300 600 का कितना परसेंट है? गुणा कर दिए 100 से, 300 से कटेगा आपका 2 बार, 2 से कटेगा आपका ये 50 बार, कितना परसेंट आ गया? 50%। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया ग्राफ कंपनी XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में निजी कंप्यूटरों की बिक्री की जानकारी को प्रदर्शित करता है। XYZ द्वारा 10 वर्षों में कंप्यूटरों की बिक्री को शो करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर की कितनी इकाइयों की बिक्री हुई है? तो 2009 में कितनी बिक्री है? 2009 वाला कौन सा डेटा है? ये 20। कितनी बिक्री हुई है? तो 20 बिक्री हुई, 20 लाख। बिक्री किस में शो कर रहा है? तो बिक्री शो कर रहा है आपकी लाख में। तो कितनी बिक्री हुई है 2009 में? 2009 का डेटा ये है और ये लाइन कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक 20 तक जा रही है। तो इसका मतलब 2009 में कितना बिक्री हुई है? तो 2009 में जो बिक्री हुई है वो 20 लाख की बिक्री हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपके किसी काम आई हो वीडियो तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।